आइएगा क्वेश्चन नंबर 18, टॉपिक है चेन होल्डिंग। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18 ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज कंप्राइजिंग उषा लिमिटेड, निशा लिमिटेड एंड संध्या लिमिटेड, and their summarized balance sheet that date are given below। आपको 3 कंपनियों की बैलेंस शीट दी हुई है, उषा, निशा और संध्या। आइएगा नीचे, ठीक है। यहां आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं। उषा ने 16 लाख शेयर निशा लिमिटेड के लिए रखे हैं और निशा ने संध्या लिमिटेड के 12 लाख शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उषा लिमिटेड, देखिएगा सबसे पहले हमें जो इसने दिया है हम जरा उस पर बात करते हैं। ये है उषा लिमिटेड, ठीक है। उषा लिमिटेड ने 80% शेयर निशा लिमिटेड के लिए रखे हैं। ये दूसरी कंपनी है निशा लिमिटेड। निशा लिमिटेड कितने शेयर ले रखे हैं? 80%। और निशा लिमिटेड ने संध्या लिमिटेड में ले रखे हैं। निशा ने संध्या लिमिटेड में ले रखे हैं 75% शेयर्स, ठीक है। और ये सभी होल्डिंग जो ली गई है वो कब ली गई है? 30 सितंबर 2017 को ली गई है। आइए, तो इस आधार पर हम सबसे पहले अपना ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं ए इन निशा लिमिटेड। इन निशा लिमिटेड, अगर निशा लिमिटेड में मैं ग्रुप स्ट्रक्चर देखूंगा तो मुझे उषा लिमिटेड का शेयर है, उषा लिमिटेड का शेयर 80% है। तो इसका मतलब जो एनसीआई है वो 20% हो जाएगा। बी इन संध्या लिमिटेड, इन संध्या लिमिटेड इन संध्या लिमिटेड, ठीक है। अगर अब हम संध्या लिमिटेड के इसमें देखते हैं तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले ग्रुप कंपनी, सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप कंपनी। तो देखिएगा ग्रुप कंपनी का हिस्सा कितना बनेगा? ग्रुप कंपनी का हिस्सा बन जाएगा 75 का 80%, दैट मीन्स 60%। और एनसीआई बनेगा ऑटोमेटिकली आपका 40%। संध्या लिमिटेड में जो ग्रुप कंपनी का शेयर बनेगा वो बनेगा 60 और एनसीआई बन जाएगा आपका 40। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्यों होगा? क्योंकि देखिए संध्या लिमिटेड जो कुछ भी कमाएगी उसका 75 मिलेगा निशा को। तो निशा को जो 75 मिलेगा उसका 80 चला जाएगा उषा के पास। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको ये बोलूं कि संध्या से उषा को 60% चला जाएगा,
बताइए क्या यहां तक की मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। आओ अब हम सेकंड स्टेप में नेट असेट निकालने के लिए पहले एओपी बनाएंगे। एओपी ऑफ संध्या, एओपी ऑफ संध्या लिमिटेड, एओपी ऑफ संध्या लिमिटेड। पर्टिकुलर, देन उसके बाद हमारे पास रहेगा प्री पोस्ट। अब हमारे पास पोस्ट में दो कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा आपका रिजर्व्स का कॉलम और एक बनेगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम एंड देन टोटल। आइएगा संध्या लिमिटेड पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें रिजर्व्स बताइए कितने दे रखे हैं। संध्या लिमिटेड में रिजर्व्स दे रखे हैं 30 के। संध्या लिमिटेड में रिजर्व्स दे रखे हैं 30 के। अब उसके बाद हमारे पास रिजर्व का संध्या लिमिटेड में टोटल दे रखा है 40। तो रिजर्व्स का 10 का आपका पोस्ट का बैलेंस आ गया। अब हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग्स। बताइए रिटेन्ड अर्निंग्स का संध्या लिमिटेड का बैलेंस है 15 और रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस शीट में आपको कितना दे रखा है 30। तो इसका मतलब पोस्ट में भी आ जाएगा आपका 15। बोलिए यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। ये हो गया 45, 10 और 15। अब हम लगाएंगे टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट 30 सितंबर को शेयर्स लिए हैं तो कितने महीने का टाइम एडजस्टमेंट लग जाएगा? आपका ईयर जो स्टार्ट है वो 1 अप्रैल से है तो 6 महीने का टाइम एडजस्टमेंट। दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 और इधर आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 6। इधर से तो 6 हट जाएगा, इधर से 7.5 सॉरी 5, ये इधर आके जुड़ेगा 5 और 7.5। ये क्या बचा? यहां 5 बच गया, यहां 7.5 हो गया, यहां पर हो गया 45 और 5 50 और 7 57.5। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। अब देखिए इसने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। 5 लाख इंक्लूडेड है इन्वेंट्री में निशा के, विच हैज बीन परचेज्ड फ्रॉम संध्या एट अ कॉस्ट प्लस 25%। अगर संध्या लिमिटेड ने निशा लिमिटेड को माल बेचा था एट अ प्रॉफिट, तो उसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड है अनसोल्ड स्टॉक में वो कैंसिल करना पड़ेगा। लिसन वेरी केयरफुली। संध्या लिमिटेड ने माल बेचा तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा? संध्या लिमिटेड ने। अब अगर संध्या लिमिटेड ने प्रॉफिट कमा रखा है तो जितना अमाउंट अभी भी अनसोल्ड है उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो संध्या को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां से माइनस कर दो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितना? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालिए, मैं यहां निकाल देता हूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट
5 अगर 125 पर है तो 25 का हिस्सा कितना हुआ? 1। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां से 1 हट जाएगा। ये लीजिए मेरे पास आ गया 57.5, 5 और 6.5। देख लीजिए ये मेरे पास संध्या लिमिटेड का क्या बन जाएगा? एओपी आ जाएगा। ये किस दिन बन रहा है? 30/9/2017। बना लीजिए यहां तक। क्लियर है? आगे आते हैं। अब बनाएंगे एओपी ऑफ निशा। एओपी ऑफ निशा लिमिटेड। पर्टिकुलर, प्री, पोस्ट और टोटल। पोस्ट में 2 कॉलम बनेंगे, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिजर्व्स पर। तो रिजर्व्स का आपको बैलेंस दे रखा है 40। ठीक है, बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स हैं वो दे रखे हैं 50 के। तो इसका मतलब पोस्ट पीरियड में 10 के रिजर्व्स हो गए। फिर हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारे पास कितना है? यहां पे 10 है रिटेन्ड अर्निंग्स। बैलेंस शीट में जाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपको दे रखी है 25। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में यहां मेरे पास आ गया 15। क्लियर बिल्कुल यहां तक? ये हो गया 50, ये 10 और ये 15। टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे। अगर ये 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, ये आ गया 5 और ये 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, तो ये आ गया 7.5। यहां 5 आ गया, यहां 7.5 आ गया। पचास और 5 55, ये आ गया 62.50। ये 5 आएगा और ये आपका 7.5 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्री, पोस्ट और टोटल। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। ये हमने दोनों कंपनियों के क्या बना लिए? एओपी प्रिपेयर कर लिए, एओपी ऑफ संध्या और एओपी ऑफ निशा लिमिटेड। आइएगा अब नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। अब अपन निकालेंगे नेट असेट। नेट असेट किस किस की निकलेगी? आपकी निशा और संध्या। सबसे पहले हम इनकी ले लेंगे शेयर कैपिटल। बताइए,
तो आपको शेयर कैपिटल निशा की कितनी दे रखी है? निशा की शेयर कैपिटल है 200 और संध्या की शेयर कैपिटल दे रखी है 160। उसमें आप प्लस कर दोगे प्री प्रॉफिट्स। तो आपने प्री प्रॉफिट्स कितने निकाले हैं? निशा के तो 62.5, ठीक है, और संध्या के हमने निकाले थे 57.5। तो ये आ जाएगा यहां पर 262.5 और ये हो जाएगा आपका 160 प्लस 57.5 दैट इज 217.5। ये हमारे पास क्या आ गई? नेट एसेट आ गई सब्सिडरी कंपनी की। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ NCI at एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पर NCI की वैल्यू निकालेंगे अब हम। ए इन निशा लिमिटेड। अब देखिएगा निशा लिमिटेड में NCI कितना था? 40%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं निशा के? सॉरी, निशा में 20% था NCI। हाँ, निशा में 20% NCI था। निशा के शेयर्स देखिए कितने हैं। निशा के आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 200 और 10 रुपए का शेयर है, तो 20 इंटू उसका 20%। और इसने बोला है कि जो आपकी फेयर वैल्यू यानी कोटेड मार्केट प्राइस है उसी पर वैल्यूड होगा। तो आपको कोई प्राइस नहीं दी हुई है, तो व्हाट डज इट मीन? 10 रुपए ही मार्केट की प्राइस चल रही है। तो बताइए ये कितना आ गया? 40 आपकी NCI की वैल्यू आ गई। 20 का 20% इंटू 10। बी इन संध्या लिमिटेड। संध्या लिमिटेड में शेयर्स हैं 16, उसका 40% और इंटू 10। 16 का 40% इंटू 10, तो ये 64 आपके पास NCI की वैल्यू आ गई। हमने NCI कैसे निकाला है ये क्लियर है बिल्कुल? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय NCI इंटू फेयर वैल्यू पर शेयर। इस फॉर्मूले से हमने NCI की वैल्यू कंप्यूट की है। ये लीजिए, आपने नेट एसेट निकाल ली, उसके बाद हमने NCI निकाल ली एक्विजिशन डेट पर। आगे बढ़े, आइएगा पॉइंट नंबर 5। अब हम निकालेंगे गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज। गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज। गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज। निशा और संध्या। कंसीडरेशन। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है कंसीडरेशन का पॉइंट। तो देखिए,
उषा ने निशा में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो पूरा 170 आ गया। अब जरा देखिएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। निशा लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 140 है। ध्यान से देखिएगा, ये निशा लिमिटेड है, ठीक है। निशा लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 140। जरा सोचिए ये इन्वेस्टमेंट का पैसा अरेंज किधर किधर से हुआ होगा, उषा से और एनसीआई से। किस रेशो में? उषा से और एनसीआई से किस रेशो में? आप समझ रहे हैं, निशा लिमिटेड जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो रिसोर्स उसे या तो उषा से मिलते हैं या एनसीआई से मिलते हैं। तो ये 80 हो गया और ये 20 हो गया। तो यानी क्या मतलब हुआ कि 140 के इन्वेस्टमेंट का जो 80% मनी है 112 और यहां हो गई 28। तो ये जो 112 है ये उषा लिमिटेड ने लगाई होगी, तो कंसीडरेशन में यहां पर 112 आ जाएगा। 140 के अमाउंट का 80% लगाया होगा उषा ने, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? बिल्कुल। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। निशा की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं 140। अब आप सोचिए कि निशा ने ये जो 140 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसका रिसोर्स कहां से आया होगा? निशा जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है या तो वो उसे उषा से मिलता है या वो उसे एनसीआई से मिलता है। इसके दो ही तो शेयर होल्डर हैं, उषा और एनसीआई। तो मैंने उसी प्रोपोर्शन में ले लिया कि उषा ने 80% पैसा दिया होगा और एनसीआई ने 20% पैसा दिया होगा। आइएगा, एनसीआई की वैल्यू निशा में 40, संध्या में 64, 40 और 64 टोटल करें तो ये आ जाएगा 170 प्लस 40, दैट इज 210। 112 प्लस 64 दैट इज 176। इसमें से माइनस कर दो नेट असेट। बताइए निशा की नेट असेट कितनी निकाली थी आपने? 262.5। 262.5 और इसकी नेट असेट 217.5। 217.5। तो दोनों ही केस में आ जाएगा बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज, बार्गेन परचेज 210 माइनस 262.5, 52.5 का बार्गेन परचेज और 176 माइनस 217.5 दैट इज 41.5 का बार्गेन परचेज। ये मेरे पास क्या आ गया? बार्गेन परचेज का अमाउंट आ गया। बताइए क्लियर है यहां तक? अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एनसीआई एट बैलेंस शीट डेट। एनसीआई की वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर निकालेंगे।
निशा और संध्या। सबसे पहले एनसीआई एक्ट एक्विजिशन डेट पर आपकी एनसीआई की क्या वैल्यू हमने निकाली थी? तो पीछे जाइए, एनसीआई था 40 और 64, 40 और 64, ठीक है। अब इसमें शेयर इन पोस्ट रिजर्व्स, मुझे बताइए इनमें पोस्ट रिजर्व्स का अमाउंट कितना था? तो संध्या में तो था पोस्ट रिजर्व 5 और इसमें भी था 5, तो पोस्ट रिजर्व जो है आपका 5 का 20%, और यहां आ जाएगा 5 का 40%, यानी 2। शेयर इन पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, बताइए पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी? 7.5 और 6.5, तो यहां पर तो 7.5 का 20%, 1.5, और यहां 6.5 का 40%, 6.5 का 40%, दैट इज 2.60। ये एक बार टोटल लगा दीजिए, 40 + 1 + 1.5, 42.50, 64 + 2 + 2.6, दैट इज 68। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। निशा लिमिटेड ने, इधर देखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था आपने, ये इन्वेस्टमेंट तो गुडविल में कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू कैंसिल नहीं हुई है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? निशा लिमिटेड में अभी तक ये वैल्यू कैंसिल नहीं हुई है। तो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, निशा में अभी ये इन्वेस्टमेंट के 28 कैंसिल होने बाकी हैं, तो वो यहां कैंसिल कर दो। चलिए तो लिखो कैंसिलेशन ऑफ एनसीआई इन्वेस्टमेंट, कैंसिलेशन ऑफ एनसीआई इन्वेस्टमेंट 28। अब बताइए ये कितना आ गया आपके पास? 42.5 - 28 यानी 14.5, और ये 68.6, तो टोटल एनसीआई कितना हो गया? 83.1। ये आपके पास टोटल एनसीआई की वैल्यू आ गई, जो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आइए अब अपन निकालेंगे कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ अदर इक्विटी,
ठीक है, अदर इक्विटी की कंसोलिडेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करो। निशा और संध्या, उसको हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ अदर इक्विटी। बैलेंस ऑफ, सॉरी, निशा और संध्या नहीं, यहां हम क्या हेडिंग डालेंगे, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी, ये लीजिए बैलेंस ऑफ उषा लिमिटेड। बताइए उषा लिमिटेड के रिजर्व्स की वैल्यू क्या है? तो उषा लिमिटेड के रिजर्व की वैल्यू है 90 और रिटेन्ड अर्निंग है 80। तो 90 और 80। शेयर इन निशा लिमिटेड। अब निशा लिमिटेड के रिजर्व्स का हिस्सा 5 का 80%, 4, और यहां कितना है, रिटेन्ड अर्निंग में था 7.5 का 80%, 6 प्लस शेयर इन संध्या लिमिटेड। अब संध्या लिमिटेड के शेयर में उसका हिस्सा 5 का 60% और 6.5 का 60%। 6.5 का 3 टोटल लगा दीजिए। तो 94 प्लस 3, ये वैल्यू आ गई 97। 80 प्लस 6 प्लस 3.9, 89.9। ये लीजिए आपके ये सारे वर्किंग नोट प्रिपेयर्ड हैं, कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ अदर इक्विटी। नाउ अब क्या करना है, बस अब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सबसे पहले हम ले लेंगे असेट्स। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहले आप ले लोगे असेट, उसमें भी हमारी हेडिंग है नॉन करंट असेट्स। आइए अब नॉन करंट असेट्स में आपको टेंजिबल दे रखी है। अब टेंजिबल कितनी कितनी है, 160 प्लस 180 और प्लस 150। तो 160 प्लस 180 प्लस 150 दैट इज 490। ये आपके पास वैल्यू आ गई 490। गुडविल है नहीं, आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, तो अब हमारे पास है करंट असेट्स। करंट असेट्स, आइएगा करंट असेट्स में सबसे पहले हमें दे रखा है कैश। तो कैश जोड़ दीजिए तीनों का, 114 प्लस 20 प्लस 20, 114 प्लस 40
ये आ गया 154। उसके बाद आपको दे रखा है BR, $36 + 15। अब आइएगा, आपको देखिए यहां पर बिल्स पेबल में एक पॉइंट दे रखा है। उषा लिमिटेड ने बिल्स पेबल में 35 है और संध्या पर 15, तो ये इनके BR में शामिल हो गया। तो इसमें से कॉन्ट्रा माइनस हो जाएगा 50 का। लिसन केयरफुली अगेन, टोटल BR आपको दे रखे हैं 36 + 15 के, और नीचे जब आप जाओगे तो बिल्स पेबल में उषा और संध्या दे रखा है। व्हाट डज इट मीन? उषा लिमिटेड में अगर बिल्स पेबल है निशा की बुक्स में, व्हाट डज इट मीन? उषा ने बिल लिखे होंगे और वो बिल किसने एक्सेप्ट किए हैं? निशा ने। तो उषा के तो वो BR में हो गया और निशा के वो BP में हो गया। इसी तरह से देखिएगा संध्या लिमिटेड के साथ एक ट्रांजैक्शन है। संध्या लिमिटेड के BR में 15 इंक्लूड है और वो बिल उषा लिमिटेड पर लिखे गए हैं, तो उषा लिमिटेड की बुक्स में BP चल रहे हैं। तो 35 और 15 का ये कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 130 + 50 + 110, 130 + 50 + 110, that is 290। और इन्वेंट्रीज में आपके पास 110 + 35 और -1 जो आपका स्टॉक रिजर्व का अमाउंट था। तो 110 + 25 -1 दैट इज 169। टोटल लगाइए, 169 + 290 + 1 + 154 + 490, 1104। ये आपके पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में असेट्स आ गई। सेकंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल बताइए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास रहेगी होल्डिंग कंपनी यानी उषा लिमिटेड की 300, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। आइए अब इसमें क्या क्या है हमारे पास। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है जरा देखते हैं, 97।
उसके बाद है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। जरा देखते हैं कंसोलिडेटेड 89.90 और उसके बाद है बार्गेन परचेज। बताइए बार्गेन परचेज की वैल्यू कितनी थी हमारी 52.5 प्लस 41.5, तो 94 आपके पास ये वैल्यू थी। ये लीजिए, ये आपकी सारी कंसोलिडेटेड इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 97 प्लस 89.9 प्लस 94, दैट इज 280.9। ये आपके पास कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी आ गई। एनसीआई की वैल्यू हमने निकाली हुई है बैलेंस शीट डेट पर 83.1, तो लीजिए 83.1 एनसीआई की वैल्यू आ गई। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, $235 प्लस 115 प्लस 90, लीजिए 235 प्लस 115 प्लस 90, दैट इज 440, दैट इज 440 प्लस 83.1 प्लस 280.9 प्लस 300, तो ये आ गया 1104। तो ये आपके पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की वैल्यू आ गई। एसेट साइड, और ये हमारे पास हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 1104। बोलिए क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं चेन होल्डिंग के। क्वेश्चन नंबर 17, सीएमए स्टडी मटेरियल। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड फॉर विच एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2000x6 आर गिवन बिलो। आपको तीनों कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, पी, क्यू और आर की। देखिएगा, ये हमारी कंपनी है पी लिमिटेड, ठीक है। इस पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड में 80% शेयर्स लिए हुए हैं। पी ने क्यू लिमिटेड में 80% शेयर्स लिए हुए हैं और क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड में, क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड में 75% शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट की हेडिंग दे रखी है।
तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारे ग्रुप स्ट्रक्चर पर, तो ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे अपन? अगर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर इन क्यू लिमिटेड में। तो देखिए क्यू लिमिटेड में होल्डिंग ऑफ पी 80% है, तो इसका मतलब होल्डिंग ऑफ एनसीआई आपका हो गया 20%। इन आर लिमिटेड में, अब अगर हम आर लिमिटेड पर जाते हैं तो आर लिमिटेड में सबसे पहले होल्डिंग ऑफ ग्रुप कंपनी, होल्डिंग ऑफ ग्रुप कंपनी 80 इंटू 75%, 60 हो जाएगा। तो होल्डिंग ऑफ एनसीआई हो गया 40%। क्लियर? बिल्कुल। आर का 75% क्यू को मिलेगा और वो जो क्यू को मिलेगा उसका 80% पी को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि जो आर लिमिटेड है वहां से 60% पी लिमिटेड को जा रहा है। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आइएगा, अब हम बनाते हैं दोनों कंपनियों के एओपी। तो एओपी ऑफ आर, सबसे पहले हम बनाते हैं एओपी ऑफ आर, पर्टिकुलर प्री पोस्ट और टोटल, पर्टिकुलर प्री पोस्ट और टोटल। तो देखिए आपको, अच्छा, कंट्रोल किस दिन लिया गया है? 30/9 को लिया गया है, ठीक है। और उसी दिन के आपको क्या दे रखे हैं? बैलेंसेस दे रखे हैं क्या? अदर इक्विटी, अच्छा यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ठीक कर लेना। आपको ये जो अदर इक्विटी का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये अदर इक्विटी का बैलेंस 1 अप्रैल की डेट पर दिया हुआ है, यहां से डेट गायब है। कंट्रोल वाज एक्वायर्ड ऑन 30/9, द बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2005 वर एज अंडर। करेक्शन कर लेंगे, ये जो बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं ये बैलेंसेस 1 अप्रैल के हैं। तो आर का अदर इक्विटी का बैलेंस है 50, आर की अदर इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 120, तो इसका मतलब पोस्ट में आ जाएगा 70, ठीक है। टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे, टाइम एडजस्टमेंट 70 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, यहां से ये 35 हटाओ और ये 35 यहां ले जाओ, ये 85 हो गया और ये 35 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है कि क्यू की इन्वेंट्री में 16 लाख है जो कि आर से खरीदा गया था,
बताइए, अगर आर ने माल बेचा था तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा? आर ने कमाया होगा। तो आर के यहां पर एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? देखिएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये जो 16 है वो 133.33 है, तो उसमें 13.33 की वैल्यू क्या होगी? बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो 4 आपका क्या आ गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा यहां से कम हो जाएगा, ये आया मेरा 85 और ये आया 31। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आपके स्टडी मटेरियल में यहां पर एक छोटी सी गलती की हुई है। ये जो प्रॉफिट था ये उन्होंने होल्डिंग के पीएनएल में से कम किया है, ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन। अब देखिएगा, मैं दोनों तरफ से आंसर ला सकता हूं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, प्रॉफिट आर ने कमाया है। प्रॉफिट किसने कमाया है? आर ने। तो प्रैक्टिकली तो आर के प्रॉफिट कम होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड क्या मान सकता हूं, एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल, कि ये 4 का प्रॉफिट कैंसिल कौन कर रहा है? ये 4 का प्रॉफिट कैंसिल कर रही है होल्डिंग कंपनी। ये 4 का प्रॉफिट कैंसिल कौन कर रहा है? ये प्रॉफिट कैंसिल करेगी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग अपने प्रॉफिट्स में से उस 4 को कम कर सकती है, ठीक है। तो बोथ ट्रीटमेंट आर करेक्ट, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा, द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द प्रॉफिट्स ऑफ आर, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर सर सीएमए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें? अब देखिएगा, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सीएमए के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग तो ये अमाउंट जो है वो कहां से कम होना चाहिए? जो आपकी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बनेगी। बट आपको अगर ध्यान हो तो हमने जस्ट इससे पहले चेन होल्डिंग का ये क्वेश्चन किया था, उषा, निशा और संध्या। वहां पर भी सेम ट्रीटमेंट था। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीए फाइनल, और वहां उन्होंने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है कि जिस कंपनी ने माल बेचा उसके प्रॉफिट कम होने चाहिए। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। नाउ अब आपको डिसीजन लेना होगा क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं यहां पर सही ट्रीटमेंट ही करवा रहा हूं। मैं यहां एक नोट डाल देता हूं। ऑल्टरनेटिव, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ of 4 lakh can be deducted from consolidated अदर इक्विटी। हम वहां से भी इसको कम कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव के रूप में। आइए अब हम बनाएंगे एओपी ऑफ क्यू लिमिटेड। पर्टिकुलर, प्री, पोस्ट और टोटल।
अदर इक्विटी का क्यू का बैलेंस 100 दे रखा है। अदर इक्विटी 100। अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो अदर इक्विटी क्यू की मुझे टोटल दी हुई है 160, तो पोस्ट में आ गया 60। टाइम एडजस्टमेंट, अगर ये 60 12 महीने का है तो 6 महीने का यहां से हटा दो, यानी 30, और वो 30 मैं यहां लिख दूंगा। ये लीजिए, ये 130 आ गया और ये रिमेनिंग 30 आ गया। ये लीजिए, हमारे पास सेकंड स्टेप हो गई, हमने एओपी बना दिया दोनों सब्सिडरी कंपनी का। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, आइए अब हम सब्सिडरी की नेट एसेट निकालेंगे, पी और क्यू, सॉरी आर और क्यू। सबसे पहले इनकी शेयर कैपिटल बताइए। आर की शेयर कैपिटल आपको कितनी दे रखी है? 300, और क्यू की शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 500। प्री प्रॉफिट्स, आइए आर के प्री प्रॉफिट हैं 85 और क्यू के प्री प्रॉफिट हैं 130, तो 85 और 130, टोटल 385 और टोटल 630। ये हमारे पास क्या आ गई? नेट एसेट आ गई। वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। अगर एक्विजिशन डेट पर हमें एनसीआई निकालना है बाय यूजिंग फेयर वैल्यू, इन आर लिमिटेड, देखिएगा आर लिमिटेड में एनसीआई कितना था? आर लिमिटेड में एनसीआई था 40, आर लिमिटेड में एनसीआई था 40। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो 300 का कंसीडरेशन है, अगर ये 75 के लिए है तो 40 का कितना बनेगा? दैट इज 160। फेयर वैल्यू मेथड इन क्यू लिमिटेड में, क्यू लिमिटेड में ध्यान से समझिएगा, आपने 480 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपने 80% हिस्से के लिए, तो 20 की वैल्यू क्या होगी? 480 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, दैट इज 120। ये लीजिए, ये मेरे पास एनसीआई की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। और फेयर वैल्यू में भी मैंने सेकंड तरीका काम में लिया है, क्योंकि मेरे पास फेयर वैल्यू पर शेयर अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, जितना कंसीडरेशन है जितने परसेंट के लिए इनटू एनसीआई का परसेंटेज लगा दिया, तो मेरे पास एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज, गुडविल ऑब्लिक
बार्गेन परचेस, क्यू और आर। आप कैसे निकाल लो, चाहे आर और क्यू करके, तो अब सबसे मैं आर और क्यू ही लिख रहा हूं हर जगह, तो यहां पर मैं आर और क्यू ही लिख देता हूं। कंसीडरेशन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, आर लिमिटेड में, इधर आइएगा बहुत ध्यान से, ये क्यू है, ठीक है। क्यू की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट है, क्यू की बुक में एक इन्वेस्टमेंट है, और क्यू की बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 300, ठीक है। जरा इसके टुकड़े समझिएगा। क्यू जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो या तो पी से मिलेगा जो कि 80% होगा, और जो एनसीआई से मिलेगा यानी 20% होगा। तो यहां आ गया 240 और यहां आ गया 60। तो अब जब मैं गुडविल की कैलकुलेशन लूंगा तो यहां जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या कंसीडरेशन है दैट इज 240, और क्यू में आपको दे रखा है 480 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। आर में एनसीआई की वैल्यू है 160 और क्यू में एनसीआई की वैल्यू है 120। ये 400 हो गया, ये 600 हो गया। माइनस करेंगे इसमें से नेट असेट, नेट असेट आर की नेट असेट है 385 और 630, ये है 385 और ये है 630, निकालिएगा यहां पर। गुडविल आ गई 15 की, और यहां आ जाएगा बार्गेन परचेज, ये लीजिए, ये आपके पास गुडविल और बार्गेन परचेज की वैल्यू आ गई। निकाल लें यहां तक। वैल्यू ऑफ एनसीआई एट कंसोलिडेशन डेट, कंसोलिडेशन डेट, कंसोलिडेशन डेट पर अब हम एनसीआई की वैल्यू निकालेंगे, आर और क्यू। सबसे पहले एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, बताइए एनसीआई एट एक्विजिशन डेट क्या थी हमारी, 160 आर में और 120, तो ये 160 और ये 120 प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट में हिस्सा निकालिए। तो आर के पोस्ट प्रॉफिट देखते हैं क्या थे। आर के पोस्ट प्रॉफिट थे 31 और आर में होल्डिंग था 40, तो 31 का 40
31 का 40%, 31 इंटू 12.4। क्यू पे आइए, क्यू के पोस्ट प्रॉफिट है 30 और उस 30 का 20%, तो ये तो आ गया 160 प्लस और 126। लेकिन अब क्यू में अभी 80% इन्वेस्टमेंट तो आपने कैंसिल कर दिया है, आप समझ रहे हैं, 80% इन्वेस्टमेंट तो यहां कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला 20% अभी भी रह गया है, तो इसमें से माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ एनसीआई, तो एनसीआई से रिलेटेड जो 60 वैल्यू है वो मैं यहां से हटा दूंगा। ये लीजिए, तो मेरे पास ये आ गया 172.40 और 126 माइनस 60 यानी 66 प्लस 170 238.4। ये लीजिए 238.4 आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ एनसीआई हो गया। बताइए नेक्स्ट पॉइंट, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। Consolidated other equity, balance of other equity of P। तो देखिए P की जो अदर इक्विटी है उसकी वैल्यू दे रखी है 460 प्लस शेयर फ्रॉम आर के जो पोस्ट प्रॉफिट थे वो कितने आए थे आपके 31। उस 31 का कितना परसेंट आपका, 31 का 60%, 31 का 60%, 18.6 और शेयर फ्रॉम क्यू, तो क्यू का बैलेंस कितना था आपका 30, 80%। क्यू का बैलेंस एक बार चेक करते हैं जरा। क्यू का एओपी आइए, क्यू का एओपी 30 में 80%, ये लीजिए आपके पास 30 का 80% आ गया 24। 460 प्लस 18.6 प्लस 24, that is 502.6। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी आ गई। सॉलिडेटेड बैलेंस शीट,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ठीक है। अब हम नॉन करंट असेट्स में जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले है पीपीई। तो पीपीई की वैल्यू है 400 प्लस 500 प्लस 320, यानी 1220 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर 15 की गुडविल थी और 30 का बार्गेन परचेज। तो जब बैलेंस शीट में आप इनको नेट करोगे तो जो नेट वैल्यू आएगी वो 15 का बार्गेन परचेज के नाम से शो होगा। तो यानी अभी गुडविल नहीं आने वाली है यहां पर। नाउ करंट असेट्स, करंट असेट्स, आइए देखते हैं करंट असेट्स आपको क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले इन्वेंट्री, चलिए इन्वेंट्री की वैल्यू में 250 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 4, 250 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 386। उसके बाद आपको दिया हुआ है रिसीवेबल्स, तो देखिएगा रिसीवेबल्स की वैल्यू है आपके पास 280 प्लस 200, 280 प्लस 120 प्लस दैट इज 600। ये आपके पास रिसीवेबल की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपके पास है, ये थे ट्रेड रिसीवेबल्स, अब है बीआर। तो बीआर आपको दे रखे हैं 70 प्लस 50, लेकिन अब नीचे देखिएगा यहां तो मैं 70 प्लस 50 माइनस कॉन्ट्रा कितने हैं, आर के बीआर में 30 इंक्लूड है जो पी पर ड्रॉ हुए हैं, तो ये ग्रुप कंपनी का ट्रांजैक्शन हो गया, और आर में 40 वो हैं जो क्यू पर हैं, तो यानी 70 का कॉन्ट्रा हो गया, तो माइनस 30 और माइनस 40, तो अल्टीमेटली बीआर की वैल्यू 50 आ जाएगी। कैश 180 प्लस 50 प्लस 60, 180 plus 50 plus 60, that is 290, 290 plus 650 plus 386 plus, तो टोटल आ रहा है 2546। ये आपके पास असेट साइड का टोटल आ गया। देख लें आराम से इसको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। तो देखिए आपकी शेयर कैपिटल पी की दे रखी है 600, तो वो आ जाएगी,
कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, इसमें एक तो हमारे पास आ गया बार्गेन परचेज, तो नेट ऑफ होकर जो बार्गेन परचेज आया दैट इज 15, और आपकी अदर इक्विटी की वैल्यू कितनी आई 502.6। $502.6 502.6 प्लस 15 दैट इज 517.6। ये आपके पास कंसोलिडेटेड वैल्यू आ गई। नाउ एनसीआई बताइए टोटल कितना आ रहा था। एनसीआई का टोटल था 238. ये एनसीआई की वैल्यू आ गई। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स। तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 500 प्लस 300 प्लस 200, दैट मीन्स 1000। और फिर आपको दे रखा है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में है 100 प्लस 90 प्लस 70 माइनस 40 और माइनस 30, यानी इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 190। 238.4 दैट इज 2546। ये लीजिए, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया 2546। तो ये हमारे पास चेन होल्डिंग का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने आपको फिर एक बात मैं आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल में एक जो चेंज किया हुआ है वो क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एओपी में कम करने के बजाय उन्होंने उसे कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में से कम किया है, और उस वजह से आपकी वो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल आपको क्या करना है, तो एक नोट डाल देते हैं। नोट, एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल unrealized profit should be adjusted. Unrealized profit should be adjusted against consolidated other equity। अगर हम सीएमए स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसे हम एओपी के बजाय कहां से एडजस्ट कर देंगे, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में एडजस्ट कर देंगे।
आप ये ट्रीटमेंट एज पर सीएम स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बताइएगा, क्लियर है बिल्कुल।